हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो इस मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये मैराथन क्लास होने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बी ए फर्स्ट सेमेस्टर इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला जो आपका पेपर है, इससे रिलेटेड ये पूरी मैराथन क्लास है। आई होप इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी जो आने वाले एग्जाम है उससे पहले जो मैराथन क्लास अगर आप अटेंड कर लेते हो तो आपका रिविजन भी हो जाता है, और साथ साथ में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट, जो थोड़े बहुत आपके कंफ्यूजन वाले होते हैं वो भी क्लियर आउट हो जाते हैं। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा इंट्रो में नहीं ले जाते हैं, अपना ठीक है, अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो अपडेट है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। बाकी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ इस पूरी वीडियो की आपको जो पीडीएफ है ना, नोट्स फॉर्म में हम वहीं पे अवेलेबल कराते हैं। तो चलिए पहला चैप्टर आप देखिए। इसमें पहला चैप्टर जो होता है, जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, या किसी भी पेपर की बात करें, पहला चैप्टर इज़ ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसमें आप पढ़ते हैं भारतीय राजनीति परंपरा की विशेषताएं। जो भारतीय राजनीति है, अगर भारतीय राजनीति की बात करें, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत पुराना है इसका। तो भारत एक प्राचीन देश है, जहाँ जहाँ का समाज भी भाई बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन है। जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी सी आधुनिक हम मतलब पढ़ने के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो भी बहुत पुरानी है। कौटिल्य के समय की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे पहला आता है कि धर्म। तो धर्म एक सर्वव्यापक शक्ति होती है, और व्यक्ति और समाज को बहुत अलग अलग तरीकों से ये प्रभावित करती है। ठीक है। और जिसका अर्थ क्या होता है, धारण करना। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। वैसे एक्सप्लेनेशन में मैंने जो लेक्चर्स वाली हमारी सीरीज है उसमें मैंने कराया हुआ है, नहीं देखी तो जाकर के अटेंड कर लेना। वीडियो के एंड में मैं शो कर दूंगी पूरी बीए फर्स्ट सेमेस्टर की। दोनों ही लाइन में था। एक इंग्लिश वाली सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसमें भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कराए थे, और एक हिंदी वाली पूरी ही कंप्लीट है आपकी, 40 या 42 जो लेक्चर्स है वो भी है। और उसी सीरीज में, यानी कि उसी प्लेलिस्ट में हमने कुछ प्रीवियस पेपर हैं उनको भी डिस्कस किया, जो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि भाई कितने कितने से टॉपिक हैं या क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ठीक है। बाकी दूसरा है राजधर्म। तो राजधर्म का मतलब होता है राजा का धर्म, या राजा के पवित्र कर्तव्य कर्म से इसको लिया जाता है। तो राजनीति अपने आप में एक बहुत ही पवित्र संस्था मानी जाती है, जिसका जो मेन जो कंप्लीटली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रजा का सर्व कल्याण करना। यानी कि राजा के लिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके जीवन का मेन लक्ष्य क्या होता है, प्रजा की सुरक्षा करना, हर तरीके से सुरक्षा करना, हर तरीके से उसके जीवन को अद्भुत, मतलब उसके जीवन को एक अच्छा जीवन बनाना। ठीक है। चाहे वो हेल्थ की जो व्यवस्था है वो उसको प्रोवाइड कराना, या एजुकेशन उसको प्रोवाइड कराना, तो ये सारी चीज़ें राजा की एक मेन कर्तव्य में आता है। तो यही उसका राजधर्म होता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का मतलब एथिक्स से लिया जाता है। नीति शास्त्र दर्शन की एक साथ है, यानी कि फिलोसफी का ही एक टाइप होता है, और उसी की एक ब्रांच मानी जाती है, जिसमें व्यवहार दर्शन, नीति विज्ञान, आचार शास्त्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि अलग अलग इसके नेम्स भी है, अलग अलग। आप अगर नीति दर्शन पढ़ोगे तो भी ये एथिक्स में ही है, नीति विज्ञान तो भी ये एथिक्स में ही है। तो नैतिक और अनैतिक यानी अच्छा या बुरा, सही गलत, गुण दोष, न्याय अन्याय जैसी जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो इसके अंतर्गत आते हैं, कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। तो ये एथिकली जो इंफॉर्मेशन होता है वो इसी के अंदर आता है। तो किसी भी स्टेट में राजा के अंदर ये सारी वैल्यूज होनी चाहिए, बहुत एथिकली होना चाहिए। ठीक है। उसके अंदर नैतिक गुण होने बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, तभी वो थोड़ा बहुत अच्छा कर पाता है, थोड़े बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें दंड नीति। अब दंड नीति होती है कि अपराध के लिए एक दंड की व्यवस्था करना राज्य का कंपलसरी वर्क माना जाता है। दंड अपराधियों का नैतिक अधिकार होता है, क्योंकि अगर दंड नीति अपनाई नहीं जाएगी तो राज्य में अराजकता या एक तरह से की जो वॉयलेंस एक्टिविटी वो ज़्यादा हो जाएगी। लोग डरेंगे नहीं, तो डरेंगे किस वजह से डरे? अच्छा, आप समझ करके देखो, यहाँ पर थोड़ा आप एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जो समाज के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा डरते क्यों हैं? क्योंकि वो कोई भी काम करते हैं ना, तो काम अगर वो इलीगल कर रहे हैं तो उनको डर है कि अगर किसी कहीं पकड़े जाते हैं या फिर एक्सपोज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको दंड की व्यवस्था है, तो दंड मिलेगा ज़रूर। ठीक है। ये तो सारी चीज़ें होती है, तो राज्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि भाई ये बनाई क्यों जाती है? तो अपराधी के लिए, अपराध के लिए जो दंड का एक अधिकारी होता है उसे मिलना ज़रूरी होता है। ठीक है। भाई कोई भी अगर दंड, मतलब कोई भी अगर अपराध कर रहा है तो वो अपराधी होता है, उसको दंड मिलना ज़रूरी है। ठीक है। दंड द्वारा समाज में नैतिक वातावरण मतलब क्रिएट होता है, एक एथिकली इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, तो सब थोड़ा सा मोरलिटी को, वैल्यूज़ को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है। मतलब किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होगा तो दंड की व्यवस्था है तो वो कहीं न कहीं बंद होगा, या फिर उसके अंदर एक डर होगा कि हाँ, ये काम नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम में मत्स्य न्याय। तो यहाँ पे मत्स्य न्याय का मतलब होता है नो रूल, नो थ्योरी, नो सिस्टम, नो राइट्स। यानी कि एक आप सब मान सकते हैं यहाँ पर एक सिद्धांत है ये, जो एक मजबूत शक्तिशाली जो जीव होता है वो अपने भोजन को निरंतर प्राप्त करने के लिए हमेशा से मतलब एफर्ट्स करता है, जीवित रहता है। तो मतलब जो शक्तिशाली होता है वो तो जीवित रहता है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा-सा उसकी भी बात करते हैं ना, कि समुद्री जीवन कैसा होता है, कि जो शक्तिशाली जीव होते हैं समुद्र में वो जीवित रहते हैं लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक, लेकिन जो कमज़ोर
और जो बूढ़े होते हैं, जो अपना अपना मतलब दिनचर्या का जो खाना-पीना वो भी अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं उनको जो बड़ी मछली होती है वो खा जाती है या कहीं न कहीं वो मर जाते हैं। सो मत्स्य न्याय का मतलब होता है जिसके पास पावर है, वो ही एग्ज़िस्ट कर रहा है और जिसके पास पावर नहीं है, जो वीक है, वो एग्ज़िस्ट नहीं करता है। तो हर एक स्टेट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक स्टेट के अंदर एक पावरफुल जो कम्युनिटी है वो होनी ज़रूरी है। हम चाहे हम अपनी फ़ोर्सेस की बात करें, ठीक है? फ़ोर्सेस अब इसमें डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद इसमें आता है गण संघ यानी कि पावर ऑफ स्टेट। अगर गण संघ की बात करें, ग्रुप होता है भाई जिसमें जिसके अंदर अपनी अलग से पावर्स होती है, जिसमें बहुत सारे ऐसे गण होते हैं जैसे अंग है, मगध है, काशी, कौशल, वज्जीमल, चैदी, वत्स, क्रू, पांचाल है, मत्स्य है, ठीक है? सूरसेन, अवंती, अश्मक, गांधार, कंबोज, ऐसे बहुत महाजनपद वास्तव में गण संघ ही थे, जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है? इसको तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अगर एक्सप्लेन करने बैठे तो फिर बहुत लंबा ये तो एक अलग ही इंडिविजुअल चैप्टर ही हो जाएगा, ठीक है? ये आपकी रिवीजन एक मैराथन क्लास है जो बहुत स्पीडली चल रही है, जो कि आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जा रही है। तो गण का अर्थ क्या होता है? बेसिकली समूह पर आधारित होता है और गणराज्य का अर्थ होता है समूह के द्वारा संचालित राज्य। यानी कि ग्रुप में कुछ पावरफुल ऐसे संघ होते हैं जो राज्य को संचालित कर रहे हैं, जो राज्य को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म, विकास और राजनीतिक प्रवृत्ति यानी कि बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल ट्रेंड एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए उनके कौन-कौन से रीजंस हैं? देखिए, किसी भी कंट्री में या हम भारत की इंक्लूड भारत की बात करें, उसमें अगर नेशनल मूवमेंट हुए तो वो किसी न किसी रीजन से ज़रूर हुए होंगे, ठीक है? वो सारे रीजंस, तो एक छोटा-छोटा मूवमेंट भी कहीं न कहीं कोई न कोई कारण बनता है, तभी जाकर के वो मूवमेंट होता है। रिफॉर्म्स के लिए मूवमेंट होते हैं, ठीक है? इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि भई जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनको जन्म कैसे मिला, उनका बर्थ कैसे हुआ? सो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम कुछ ऐसे थे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा, राजनीतिक एकता की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। फिर इसके बाद है धार्मिक और कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन, तो रिलीजन्स एंड सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट होते हैं जिनके बेस पर नेशनल मूवमेंट को मतलब रास्ते मिला, इनको डायरेक्शन मिली, ठीक है? नेशनल मूवमेंट छोटे-छोटे मूवमेंट बन करके नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च। अब हिस्टोरिकल रिसर्च से हमें पता लगता है कि भई हमारी जो सिविलाइजेशन है वो वाक़ई में बाकी एज़ टू कंपेयर अगर यूरोप की बात करें या बाकी किसी कंट्री की बात करें, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उससे ज़्यादा मतलब काफ़ी पुरानी है। तो ये भी वैल्यू रखती है, तो लोगों के अंदर जो यूनिटी है या जो मतलब फीलिंग्स है उसको क्रिएट करती है और कहीं न कहीं जो ब्रिटिशिज़ उस समय एस्टैब्लिश थे, ठीक है? पूरे भारत पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, अपना डोमिनेंट डोमिनेंट था उनका, तो उनको भगाने के लिए और उनके खिलाफ लड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट था ना लोगों के ऊपर कि भई ये तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं या फिर इनका कल्चर बहुत अच्छा है, वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा है। तो उन्हें दिखाना ज़रूरी था कि अपना जो भारत है उसकी जो हिस्टोरिकल अनुसंधान है वो दिखाए जाने चाहिए, कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट दिखाए जाने चाहिए कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वाक़ई में कितनी पुरानी है और कितनी ज़्यादा पावरफुल है और कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन। सो इस शिक्षा के माध्यम से भारतीयों में वेस्टर्न्स और जो वेस्टर्न्स आइडियोलॉजी है उसका संपर्क एस्टैब्लिश होता है। तो यूरोप में राष्ट्रीयता जो नेशनलिटी है वो व्यक्ति स्वतंत्रता, उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म है, जो स्वशासन के विचार है वो स्वदेही मतलब हमेशा ही प्रबल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सिंपल तरीके से आपको बताऊं, वेस्टर्न एजुकेशन से काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला जब यहाँ से लोग बाहर एजुकेशन के लिए जाते थे, ठीक है? जो मतलब उसको अफ़ोर्ड कर सकते थे वो जाते थे। तो वहाँ पर देखते थे वो कैसे अपनी अधिकारों के लिए, अपनी इंडिपेंडेंट के लिए कैसे वो सोसाइटी से या किसी गवर्नमेंट से वो मतलब उसको फेस कर रहे हैं, उनसे फाइट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसका भी असर इंडिया में देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्र और साहित्य यानी कि इंडियन न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। तो इनका भी काफ़ी बड़ा महत्व, काफ़ी बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिला कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के ग्रोथ में जो भारतीय न्यूज़पेपर है, जो इंडियन न्यूज़पेपर है, लिटरेचर है, उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। इसके बाद है इम्प्रूवमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधनों में उन्नति और इकोनॉमिक डिससैटिस्फैक्शन, आर्थिक असंतोष। भई उनसे काम कराते थे, जो ब्रिटिशिज़ थे वो भारतीयों से काम कराते थे बट बदले में जितना पेमेंट उनको बताया जाता है कि भई इस काम के लिए आपको इतना पेमेंट मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, उससे भी कम सैलरी उनको देते थे या सही तरीके से भई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटी नहीं थी, ठीक? तो ये सारी चीज़ें फेस करते थे वहाँ पर भारतीय। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बनाने का या उनको उसको उसके उदय का। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीयों का विदेशी गमन यानी कि फॉरेन विजिट ऑफ इंडिया। अब वही है कि वेस्टर्न एजुकेशन का पॉइंट भी यहीं से रिलेट कम करते हैं कि जब भारत एजुकेशन के मामले के मतलब एजुकेशन से रिलेटेड या फिर वो व्यापार के लिए जब भारत बाहर विदेशों में जाते थे तो वो देखते थे कि वहाँ के लोग किस तरीके से मतलब इंडिपेंडेंट है, वही अपने राइट से मिले हुए हैं और यही वो ब्रिटिशीज है जो हमारे इंडिया में डोमिनेट किए हुए, लेकिन हमारे इंडिया को तो उन्होंने पूरी तरीके से मोनोपोली क्रिएट की हुई है अपनी मर्जी से। वो हम वहाँ पर इंडिपेंडेंट के लिए, हम वहाँ पे अपनी एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है? इन सब से तो हमें मतलब बिल्कुल इन्होंने
अलग ही रखा है, नेगलेक्ट ही कर दिया है हमको। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न था कि भारत जो भारतीय थे वो बाहर जा कर के देखते थे और फिर वो थोड़े से अवेयर होते थे कि हाँ, ये ज़रूरी है और अपने देश में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है? फिर नेक्स्ट है शिक्षित भारतीयों में असंतोष, डिसकंटेंट ऑफ अमंग एजुकेटेड इंडियन। अब कोई पढ़ा लिखा इंसान है, जब उसको उसके क्वालिफिकेशन पे बेस पे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, भेदभाव उसको फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन उसको फेस करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है। सो ये भी एक मेन रीज़न था कि जब ब्रिटिशिज इंडिया में इस्टेब्लिश थी, उनकी पूरी मोनोपोली, पूरे डोमिनेट उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, तो वह कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेट जो इन्वायरमेंट था वो क्रिएट किया हुआ था। अपने खुद के ब्रिटिश ऑफिसर को वो बहुत अच्छी तरीके से रखते थे, उनको पेमेंट भी बहुत अच्छा देते थे और उनकी हाई सैलरी होती थी। बट वहीं पे जो भारतीय होते थे वो इक्वल काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो पेमेंट है, उनकी जो रहन सहन की व्यवस्था है, बहुत ही डाउन तरीके से वो करते करते थे उनके साथ में। ठीक है, भेदभाव होता था हर तरीके का, चाहे खाने खाने पीने का हो, चाहे सैलरी की बात हो, सबका। नेक्स्ट रंग भेद की नीति, यानी कि अपार्थिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो रंग भेद की नीति भी वहाँ तो साफ साफ है कि भी जो गोरे थे उनको अलग स्पेशलाइजेशन दी जा रही थी, और जो भारतीय थे, अब जो भारतीय हैं वो उनकी नज़र में काले ही होंगे ना, ब्लैक, तो उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। और इसके बाद है विदेशी आंदोलन का स्वस्थ प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द फॉरेन मूवमेंट। सो इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया में भी काफ़ी सारे से पॉलिटिकल मूवमेंट थे। फ्रांस में थर्ड डेमोक्रेटिक को स्टैब्लिश किया जा रहा था, और इंग्लैंड में भी सुधार कानूनों को पारित होना। तो ये जितनी भी घटनाएं, जितने भी इंसिडेंट थे, उन्होंने भारतीयों के मस्तिष्क पर, भारतीयों के माइंडसेट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला। तो उसका भी एक मेन रीज़न होता है कि इंडिया में भी राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कांग्रेस के इतिहास के 3 काल। अब कांग्रेस के इतिहास के, यानी कि हिस्टोरी ऑफ कांग्रेस जो थी उस समय पे एक संगठन था। आज की कांग्रेस की बात हम नहीं करें, वो एक पार्टी है। बट जब हम इंडिपेंडेंस की टाइम की बात करते हैं, 1947 से भी बियॉन्ड बात करते हैं, तो उस समय पे जो कांग्रेस थी वो एक संगठन था। तो इसके 3 काल यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि कांग्रेस 3 कालों से होकर के गुजरा। एक है मॉडर्न नेशनलिज्म, जो कि 1885 से 1905 तक का रहा। दूसरा है उग्र राष्ट्रीयता का काल, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट पीरियड, जो कि 1906 से 1919 तक का रहा। और तीसरा था राष्ट्रीयता का गांधी युग, यानी कि गांधीयन एरिया ऑफ नेशनलिज्म, जो कि 1920 से 1947 तक का रहा। अब इसमें काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसके आधार पर कुछ ऐसी विचारधारा थी, जैसे जो लिबरलिज्म को फॉलो करते थे, जो मॉडरेट को फॉलो करते थे, वो कहीं ना कहीं घटनाएं हुई, उनकी विचारधारा रिप्लेस हुई, उनकी विचारधारा बदली, एक नई विचारधारा आई जिसको एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब लोग वही थे लेकिन आइडियोलॉजी अलग अलग थी। ठीक। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे संवैधानिक विकास के चरण के बारे में, कि स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो मतलब किस तरीके से भारत का जो संविधान है उसका विकास हुआ, ये संवैधानिक विकास का जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट हुआ। काफ़ी सारे ऐसे एक्ट बनाए गए, जैसे सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 में। अब उसमें कुछ ऐसे प्रावधान, प्रोविजंस रखे गए, मेजर प्रोविजंस थे, जैसे भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, द रूल ऑफ इंडियन हैज़ ए हैंडेड ओवर द ब्रिटिश क्राउन। और फिर भारत मंत्री के पद की व्यवस्था इन्होंने इसमें की, भारत मंत्री की शक्तियाँ, भारत परिषद की कार्यप्रणाली, है ना। ये जितने भी एक्ट एक्चुअल में क्रिएट किए गए थे, ये सारे के सारे किस तरीके से थे कि भाई यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, ठीक है, और हर एक्ट में जितना रिप्लेस किया गया, जैसे इसके बाद 61 की भी बात करेंगे तो कुछ चीज़ें रखी, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत बदल दी। उसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। उसमें कुछ मेजर प्रोविज़न किए गए। मेजर प्रोविज़न का मतलब होता है थोड़ा बहुत चेंज करना। हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। आपका रिवीजन क्लास है, आपकी मैराथन क्लास है, जो आपको हेल्प करेगी। थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉइंट पे नज़र मार लेते हैं। जैसे पहले कि गवर्नर जनरल की जो शक्तियाँ थी और कार्यप्रणाली परिषद के गठन में परिवर्तन किया गया, है ना। चेंज ऑफ द पावर, द गवर्नर जनरल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो इनमें थोड़ा बहुत चेंज किया गया। एंड फिर इसके केंद्रीय विधान परिषद से संबंधित परिवर्तन किए गए। अब जो पहले थोड़ा बहुत लिख दिया था ना उन्होंने, किसी भी एक्ट में कुछ ऐड कर दिया था, तो दूसरे एक्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा बदलाव कर दिया था। ठीक। फिर प्रांतीय क्षेत्र में व्यवस्थापन, उन्होंने व्यवस्था की भी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर अरेंजमेंट इन द प्रोविंशियल एरिया। ठीक। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1892 का। इसमें भी कुछ मेजर मतलब मेजर प्रोविज़न किए गए, जैसे केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों का विस्तार किया। अब सेंट्रल लेवल पर और प्रोविंस यानी कि स्टेट लेवल पर कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंशन किया गया। उसके बाद विधायी परिषदों के कार्य शक्तियों में वृद्धि की गई। अब ये जितनी भी विधायी परिषद बनाएगी स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, प्रोविंस लेवल पर मतलब, तो उनकी जो शक्तियाँ, जो फंक्शन, जो पावर है, उनको उनमें भी एक्सपेंशंस किया गया, उनमें भी मतलब वो इंक्रीज़ की गई, बढ़ाई गई। अब जब काम है तो अब जब शक्तियाँ दी गई तो काम भी बढ़ाएंगे। इसके बाद विधायी परिषदों में निर्वाचक तत्व का प्रवेश किया गया, यानी कि एंट्री ऑफ इलेक्टोरल एलिमेंट्स इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है।
और इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 1909 की, जिसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से भी जानते हैं। सो 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम ज़्यादातर इसी से पूछा जाता है। मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब की भी हम बात करें तो यहीं से पूछा जाता है कि मेन चीज़ें इसमें क्या क्या इंक्लूड की थी और क्या हटाई थी। ठीक है, जैसे इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। तो ये तो एज इट इज़ ही रहा कि सेंटर और जो प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सो उनको एक्सपेंशन किया गया, उनमें कोई मतलब चेंज नहीं किया गया कि 1892 में कि 1892 का जो एक्ट था उसमें भी एज इट इज़ रहा, और इसके बाद में 1909 में भी पार्लियामेंटो जो रिफॉर्म्स एक्ट था उसमें भी एज इट इज़ ही रहा। ठीक है, और इसके बाद विधायी परिषदों के अधिकारों में वृद्धि, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, इंक्रीज इन द पावर, इनके पावर्स में भी इनमें वृद्धि कर दी गई। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ये समझ सकते हो कि भारत यानी कि ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव क्या था कि भारतीयों को थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन में लेना है, भारत को थोड़ा सा संतोष में लेना है कि ठीक है थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, देखो हमने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, देखो हमने अधिकार बढ़ा दिया, हमने आपकी शक्तियाँ बढ़ा दी, आप इसमें इतना कर सकते हो, वो इतने में खुश करना चाहते थे सामने से। ठीक है, बाकी सब ये अपने ही हिसाब से अगर अपनी प्रॉफिटेबल के अकॉर्डिंग ही इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जो मेन इसमें आता है कि भाई इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का स्टार्टिंग की थी, सांप्रदायिक इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम, जो कि इस 1909 का मेन जो ऑब्जेक्टिव माना जाता है कि बहुत बड़ा चेंज इन्होंने किया था। अब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब यही होता है कि हर कम्युनिटी अपनी ही कम्युनिटी को वोट देगी, जो कम्युनिटी के जो वहाँ पर मतलब समूह होगा। ठीक है, कि अगर भाई किसी भी रिलीजन से, कास्ट से कोई भी इलेक्शन लड़ रहा है तो उस कास्ट में जो इलेक्शन लड़ रहा है उस कास्ट के लोग ही उसको वोट करेंगे, एक्स्ट्रा कोई वोट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो साफ साफ एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जन है। ठीक है, ये भी चीजें थी। इसके बाद आता है भारतीय शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, कुछ ऐसे लक्षण देख लेते हैं, जैसे प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन, यानी कि पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। तो इसमें थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज करके क्या इंक्लूड किया है कि जो स्टेट है, जो प्रांत है, जो राज्य हैं, उनमें थोड़ा आंशिक रूप से एक उत्तरदायी शासन इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, गवर्नर इस्टेब्लिश कर दिया वहाँ पर। फिर इसके अलावा प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति, यानी कि अब जो प्रोविंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को अपॉइंट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड इसके बाद प्रोविंस लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसका फिर से पुनर्गठन किया गया, फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया उसको। और केंद्र में उत्तरदायी शासन, यानी कि अनरिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट इन द सेंटर। एंड केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति, यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी भारतीयों की नियुक्ति कर ली। अब भारतीयों की नियुक्ति का मतलब यही है ना कि भारतीयों को संतुष्ट करना है कि हाँ देखो अब आपका भी पार्टिसिपेशन है, तो कहीं ना कहीं हम आपके ही हित में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्माण इस एक्ट से स्टार्ट किया गया था, यानी कि क्रिएशन ऑन द बेमेरिकल सेंट्रिजन असेंबली। इसके बाद भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी और भारत परिषद में परिवर्तन, चेंज इन द काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण, यानी कि सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था करना, और डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति विभाजन हुए, और इसके साथ ही इलेक्शंस, वोटिंग राइट्स, निर्वाचन मताधिकार, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ किंग बोर्ड, यानी कि नरेश मंडल की स्थापना करना। फटाफट से भाई लाइक शेयर इसको कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए तो सब्सक्राइब बटन दबा देना। बाकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्ट होता है वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 होता है, जो कि बेसिकली 80% इसी के अकॉर्डिंग, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो इसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा जो मतलब सिस्टम था वो चल रहा था। ठीक है, इसके लक्षण आप देख सकते हैं, जिसमें अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडियन यूनियन, प्रांतीय स्वायत्ता थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, यानी कि स्टेट वाइज भी इंडिपेंडेंसी, ये जो ऑटोनॉमी हमें मिल चुकी थी। इसमें तीसरी जो इसकी विशेषता थी वो थी केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्यूल रूल एट द सेंटर गवर्नमेंट या सेंटर। ठीक है, कि भाई दो केंद्र में द्वैध शासन का मतलब होता है कि राज्यों की अलग और केंद्र की अलग। संरक्षण एवं आरक्षण, प्रोटेक्शन एंड रिजर्वेशन की व्यवस्था थी। इसके साथ ही विधानमंडलों और मताधिकारों का विस्तार किया गया था, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड वोटिंग राइट्स।
शक्ति विभाजन था इसमें भाई, कुछ सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल लेवल पर पावर काम करेगी और कुछ स्टेट लेवल पर काम करेगी, यानी प्रोविंस, राज्य जिसको बोलते हैं बेसिकली। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, एक फेडरल कोर्ट सिस्टम इसी के अंतर्गत 1935 अधिनियम के अंतर्गत इंक्लूड किया गया था। एंड ब्रिटिश संसद की सर्वोच्च सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब इसमें देखो ब्रिटिश तो था ही, ऑटोनॉमी तो उनकी डिप्लोमेटिक तो जब तक बनी हुई थी तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को भी वहां पर जमाए हुए था, अभी तक वो पूरी तरीके से यहाँ से निकले नहीं थे। ठीक है, 1935 तक भी अच्छे तरीके से उनके सपने थे, बढ़िया उनके टारगेट थे, तो ब्रिटिश संसद की उन्होंने सर्वोच्चता रखी कि यहाँ पे भाई भाई भारत के लिए कानून बन रहे हैं लेकिन वो ब्रिटेन में बन रहे हैं, ब्रिटेन की संसद में बन रहे हैं। हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड डिसाइड कर रहा है कि भारत में क्या कुछ चलना चाहिए। देखो इसके साथ ही प्रस्तावना का अभाव था, और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, मतलब स्टार्टिंग थी एक इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में, तो उसमें कोई भी प्रेम्बल जैसी स्थिति वहाँ पर नहीं थी। और भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया था, जो इंडियन काउंसिल एक्ट, जो काउंसिल थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपेंशंस किया गया। अब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब वही होता है कि कम्युनिटी बेस्ड इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, और इसके बाद आता है जहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस निकल करके आता है वो आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें कुछ मेन फीचर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 बना था, जिसमें बेसिकली 2 अधिराज्यों की स्थापना यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 डोमिनियंस, यानी कि एक भारत तो था ही, उसमें पाकिस्तान है कि 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बने हुए थे। अधिराज्य का मतलब ये था कि भाई वो अलग अलग तो कर दिए लेकिन डोमिनेंट अभी भी ब्रिटिश का ही था। तो संविधान सभा को सत्ता सौंपना, हैंडिंग ओवर द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबलीज। एंड फिर थर्ड था कि दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल, कि डिफरेंट गवर्नर जनरल फॉर बोथ, कि भाई पाकिस्तान के लिए अलग होगा, भारत के लिए अलग होगा। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली एज ए लेजिस्लेचर। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडलों की व्यवस्था की गई थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात की गई थी, इसमें इंक्लूड की गई थी, में व्यवस्था की गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया था, पोस्ट ऑफ इंडियन मिनिस्टर विल बी अबॉलिश्ड। इसके बाद 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा कुछ शासन करना भी स्टार्ट इन्होंने समझा था कि अब जो स्टार्ट मतलब ये एक्ट बना था, इस एक्ट के अंतर्गत ये बोला गया था, ये इंक्लूड किया गया था 1935 के अकॉर्डिंग, जो इंडियन एक्ट है, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है, उसके आधार पर ही आगे शासन होगा। और उसके बाद जो देशी रियासतें थी उनका कंप्लीट सर्वोपरिता का उनका अंत कर दिया गया था, कि एंड ऑफ सुपरमेसी ओवर नेटिव प्रिंसिपल्स स्टेट। ठीक है, कि जो एक तरीके से जो देशी रियासतें थी वो अबॉलिश कर दी गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है संविधान सभा का गठन, है कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। अब इस संविधान सभा का गठन कैसे होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है स्टार्टिंग में। सो कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा का गठन की बात करें, सो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की, यानी कि वो जो मिशन था, जो प्लानिंग थी, वो प्रेजेंट की। तो संविधान निर्माण के जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मिशन पर विचार हुआ, यानी कि डिस्कशन हुआ कि कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या इन्वायरमेंट के लिए एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं भी कर सकता है, क्या वर्तमान स्थितियों के लिए यह संभव है। ठीक है, तो इस संविधान सभा जो हुई थी, इसमें कुल 389 सदस्य, यानी कि 389 मेंबर थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 4 चीफ कमिश्नरी थे, और जो 93 यानी कि 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। तो संविधान सभा के गठन के लिए जो चुनाव हुए थे, उसमें देखो कौन कौन सी पार्टी वहां पर उस समय एग्जिस्ट की थी। कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अछूत जाति संघ, सिख कांग्रेस के अतिरिक्त जो था, साम्यवादी, स्वतंत्र, निर्दलीय। तो ये कुछ ऐसी पार्टी थी जो उस समय पर संविधान सभा के गठन में अपना कंट्रीब्यूट कर रही थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान का दर्शन, है कि फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की प्रस्तावना की इसमें बात करते हैं, जो कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोला जाता है, जिसको उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। सो हम भारत के लोग भारत की संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी कायदे द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। सो ये था पूरा प्रियम्बल। ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, प्रोवाइड हमने अपने लेक्चर सीरीज में कराया हुआ है। अभी मैंने फिलहाल ये रिवीजन के माध्यम से आपको बताया कि थोड़ा अगर आपकी याद है तो आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा प्रियम्बल था, पूरा का पूरा एक उद्देशिका थी, जो कि ये डिक्लेयर करता है, मतलब एक तरीके से ये दिखाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है।
बाकी इसमें हर एक वर्ड का अपना एक अलग महत्व है, इसका एक्सप्लेनेशन अलग है कि भारत के लोग का क्या मतलब है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, वो सारा आपको लेक्चर्स में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। अब भारत, अगर सिटीजनशिप की देखो बात करते हैं तो नागरिकता मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। तो नागरिक हम किसी भी देश के व्यक्ति को एक्चुअल में ना, उसको नागरिक क्यों बोला जाता है, जहाँ पर उसको उस देश की पॉलिटिकल राइट्स वहाँ पर उसको प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसको वोट देने का अधिकार है। क्योंकि आप किसी भी देश में देखो रह लो, लेकिन वोट देने का अधिकार आपको उस देश का तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप उस देश के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है। तो भारतीय नागरिकता के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जैसे कि भारतीय नागरिकता इकहरी नागरिकता है, यानी कि पूरे देश की एक ही नागरिकता मिलती है, इंडियन सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं। सो स्टेट वाइज यहाँ पे कोई नागरिकता का प्रावधान नहीं है, पूरे देश की एक ही नागरिक। आप क्या है, मैं भारतीय हूँ, आप भी भारतीय हैं, ठीक है, वो व्यवस्था है। ठीक, ऐसा नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूँ, आप मध्य प्रदेश के वासी है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा नागरिकता संघीय विषय है, यानी कि जो सिटीजनशिप का जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली सेंट्रल लेवल पर काम करता है। तो नागरिकता लेनी छोड़नी है जो भी कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कवर करती है, उसी के हाथ में सारी पावर है। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लीजिए संविधान लागू होने से पहले की क्या व्यवस्था थी, लागू होने के बाद की थोड़े बहुत जो अमेंडमेंट हुए उसमें क्या क्या व्यवस्था थी। जैसे संविधान लागू होने से पहले की व्यवस्था की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो भारतीय संविधान है 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक आप नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना, आपको पता होना चाहिए भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो नागरिकता का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधान है, सिटीजनशिप का ही प्रावधान है। जैसे इसमें संविधान लागू होने से पहले नागरिकता की क्या व्यवस्था थी कि जन्मजात नागरिक। ठीक है, अब जन्मजात नागरिक की भी अलग अलग है। पहली श्रेणी में उन्होंने कहा कि वे व्यक्ति आएंगे जो भारत भूमि में पैदा हुए हैं, दूसरे हैं वे व्यक्ति आएंगे जिनके माता पिता या इन दोनों में से कोई एक भारत भूमि में पैदा हुआ। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअली मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। दूसरा आता है शरणार्थी नागरिक यानी कि इमिग्रेशन वाले। ठीक है, वो बाहर से आए हैं किसी भी कंडीशन में और भारत में रह रहे हैं। ठीक, विदेशों में रहने वाले भारतीय होते हैं, कुछ की भारतीय हैं लेकिन विदेशों में रह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई संविधान लागू होने के बाद की व्यवस्था क्या थी। संविधान लागू होने के बाद में एक एक्ट आता है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके आधार पर कुछ अमेंडमेंट होते हैं जिसमें नागरिकता की प्राप्ति को लेकर के भी कुछ वहाँ पर जो प्रोविजन है वो थोड़े अलग अलग रखे जाते हैं। इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने लेक्चर्स वाली जो सीरीज है ना उसमें दी हुई है। तो अगर आपको डीप में देखना है, डीप में सुनना है तो जाकर के वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। बाकी इसमें जब संविधान हमारा बन गया था उसके बाद में वैसा कि नागरिकता प्राप्ति जन्म से, रक्त संबंध या वंशाधिकार से, पंजीकरण के द्वारा कि आपने भाई रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है, आप 10-12 साल से कंट्री में रह रहे हैं तो आपने रजिस्टर कराया है, अब अप्लाई होगा, फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सही है नहीं है। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कि आपने फ्रॉड हो, आप कहीं से आए हो, आपकी कोई ऑब्जेक्टिव अलग है। इसके बाद आता है इसमें देशीकरण के द्वारा नेचुरलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं ना, आपने उसके कल्चर, आपने उसके सिविलाइजेशन को इतना डीपली अडॉप्ट कर लिया है कि आप अपने खुद के कल्चर को भूल गए हैं, आप अपने खुद की सिविलाइजेशन को भूल गए हैं और आप उस देश को प्रायोरिटी पर रखते हैं, तो उस आधार पर भी नागरिकता मिल जाती है। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक है, इसके बाद भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया जाए तो उस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं ना वो सब उनको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद एक स्थिति आती है प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता की स्थिति, जिसको ओवरसीज सिटीजनशिप बोलते हैं, ओसीआई जिसको बोलते हैं। सो बेसिकली ये एक प्रावधान है जो कि 2004 से क्रिएट किया गया था। अब इसमें है कि जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं उनको ड्यूल सिटीजनशिप की व्यवस्था उनके लिए की गई है ताकि उनका भारत से भी आना जाना बना रहे। ठीक है, इसके बाद नागरिकता के अगर अंत की बात करें, भाई अबॉलिश ऑफ सिटीजनशिप की बात करेगी, जो सिटीजनशिप है वो खत्म कैसे होती है। सो नागरिकता का परित्याग करने से अगर आप किसी देश की नागरिकता अडॉप्ट कर लेते हैं और अपनी मर्जी से भारतीय नागरिकता त्याग देते हैं तो भी खत्म हो जाती है। दूसरा है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से। ठीक है, वही है। और संघ सरकार द्वारा नागरिकता का अपहरण, कहने का मतलब है कि अगर आप के खिलाफ कुछ रिकॉर्ड ऐसे मिलते हैं जो गलत हैं, जो इलीगल हैं, तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। उसके बाद देशद्रोह का मामला आपके ऊपर चल रहा है तो खत्म हो जाएगी। और काफ़ी लंबे समय से आप भारत से ही गायब हैं तो भी आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। अपराध से अगर आप क्रिमिनल हैं तो भी आपकी, अगर आपने मतलब यदि किसी व्यक्ति ने पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त की है, मतलब अगर किसी भाई बाय रजिस्टर वो दूसरे विदेशी और भारत की नागरिकता उसको मिल भी गई है, लेकिन अगर वो यहाँ पे कोई क्राइम कर देता है तो उसके आधार पर भी उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाती है।
अब इसके बाद हम बात करेंगे संविधान के मूलभूत ढांचे या आधारभूत सिद्धांत की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मूलभूत ढांचे का मतलब होता है जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से क्रिएट है, उसके क्या क्या फीचर्स है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, अब भारत के संविधान की बात करें तो उसमें संविधान सर्वोच्च में, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप है। द नेचर ऑफ इंडियन एज ए फुली सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप और अंतःकरण की स्वतंत्रता है। कि सेक्युलर नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्सिसेस, विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि पूरी कंट्री में जो कानून है वो सबके लिए बराबर होगा, किसी कोई भी भेदभाव नहीं होगा कानूनी रूप से। फिर नेक्स्ट इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता या व्यक्ति की स्वायतंत्रता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी एंड सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। भारत की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, शक्तियों का पृथक्करण की सेपरेशन ऑफ पावर एंड मूल अधिकारों का व नीति निर्देशों के बीच संतुलन, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद है संविधान के संघात्मक स्वरूप यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जितने भी फीचर्स हैं ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन स्ट्रक्चर्स माने जाते हैं जो उसको एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके बाद बात करेंगे मौलिक अधिकारों की यानी कि फंडामेंटल राइट्स की। सो मौलिक अधिकार क्या होता है कि वही राइट्स जो व्यक्ति के लाइफ को मॉरली और कंपलसरी होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जो और इन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में। हाँ, एक कंडीशन है, अगर इमरजेंसी लागू होती है तो आपके जीने के अधिकार को छोड़कर बाकी सारे अधिकार आपके खत्म कर दिए जाते हैं जब तक वो इमरजेंसी बनती है। ठीक है, वो एक अलग कंडीशन है। तो यहाँ पर अब कौन कौन से मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे बट अब 6 हैं। 6 कौन कौन से यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो यहाँ पर आर्टिकल आपके 13 से लेकर के 32 तक जो आर्टिकल है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा मैं डीप में आपको नहीं बताऊँ क्योंकि ये भाई आपकी रिविजन और मैराथन क्लास है, तो मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर के एक बहुत बड़ी स्पीच मुझे देनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए और आपके तो उंगलियों पर रट जानी चाहिए ये सारी चीज़ें कि कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 हो गया, आपका धर्म नस्ल से संबंधित जो भेदभाव है उसका निषेध आर्टिकल 15 हो गया, 16 में आपकी नौकरियों के अवसर समान मतलब अपॉर्चुनिटी को लेकर के है, 17 में अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है ना, 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है, ये सब तो देखो हमने सबने डिस्कस किया हुआ है। और अगर नहीं भी पता है ना आपको, आप पहली बार इसको अटेंड करें तो मैराथन क्लास में सबसे पहले जाइए, लेक्चर्स को अटेंड करें और देखो मैंने मौलिक अधिकारों के बारे में डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, तब जाकर के सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आर्टिकल 15A में जो है आपके मूल कर्तव्य निर्धारित हैं, आप पढ़ सकते हैं यानी कि दिए हुए हैं। तो 11 हमारे मूल कर्तव्य, 11 में क्या है, अभी 11 में कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा संविधान का पालन करें। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले जितने भी हमारे आदर्श रहे उनका सम्मान करें और देश की रक्षा करें, भारत की प्रभुता एकता अखंडता को बनाए रखें, उनकी रक्षा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता समान ब्रदरहुड का जो फीलिंग्स है ना वो बनाए रखें, भेदभाव जैसी व्यवस्था ना हो। ठीक है, हमारे जो संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है उसकी रक्षा करें। ठीक है, और इसके साथ साथ ही प्रकृति पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील और अन्य जीव भी आते हैं उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें यानी कि साइंटिफिक सोच रखें, जो रूढ़िवादी अंधविश्वास है ना उसको नेग्लेक्ट करें और एक साइंटिफिक सोच रखें, सार्वजनिक संपत्ति की को सुरक्षित रखें, उनकी रक्षा करें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें कि भाई इंडिविजुअल मैं भी डेवलप करूंगा और मेरे साथ जो ग्रुप है, जो बाकी लोग हैं वो भी डेवलप करेंगे, ऐसी अपनी सोच रखें। इसके साथ साथ ही यहाँ पर हर एक जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको मतलब ये उनके कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराने की उनका एक मेन कर्तव्य मतलब माना जाता है। ठीक है, पहले नहीं था लेकिन ये अब इंक्लूड किया हुआ है 2002 से, जिसको 86वें संवैधानिक संशोधन जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है राज्य नीति के निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नीति निदेशक क्या होता है। देखो भाई, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो हम सब नागरिकों के लिए होते हैं। ठीक है, जो संविधान हमें प्रोवाइड कराता है ताकि राज्य भी उसमें इंटरफेयर ना कर सके और अपना जीवन हम अच्छी तरीके से जी सके। ठीक है, हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, और उसकी सिक्योरिटी के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो आर्टिकल 32 के तहत 5 तरीके की रिट जारी करता है जो कि हमने एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है,
और इसके साथ ही जो मूल कर्तव्य हैं वो कुछ हमारे कर्तव्य हैं कि भाई ये करने ही करने हैं, ठीक है। मतलब ये न्याय योग्य नहीं है, मतलब अगर आप नहीं करोगे तो आपको कोई फांसी नहीं देगा, आपको कोई सजा नहीं देगा, लेकिन आप जिस कंट्री में रहते हो उसको लेकर के आपके आपके प्रति, मतलब उस कंट्री के प्रति आपकी कुछ ड्यूटीज होती है। अब तीसरे आते हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ पर राज्यों की भी कुछ ऐसी ड्यूटीज होती हैं जो उनको करनी जरूरी है, ठीक है। जैसे आर्थिक सुरक्षा संबंधी कुछ निर्देशक तत्व राज्यों को दिए जाते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको आर्टिकल बता दूं कि आपके संविधान के आर्टिकल 38 से 51 तक में आप डीपीएसपी को पढ़ते हो, उसको स्टडी करते हो। अब आर्थिक से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो क्या है कि राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से क्या जीविका के साधन प्रदान करेगा, नहीं कि कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, मेल हो या फीमेल हो, अगर वो क्वालिफाइड है अपॉर्चुनिटी उसको समान अवसर प्रदान करेगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी उसको इक्वल मिलेगी। दूसरा कि सामाजिक हित संबंधी निर्देशक तत्व के राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने, उनके स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा और इसी ऑब्जेक्टिव से औषधि में प्रयोग किए जाने वाले जितने भी के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए जो भी हानिकारक मादक पदार्थ जैसे ड्रग्स वगैरह हो गया, कोई भी ऐसे मादक पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध लगाएगा। तो ये कुछ राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, इन उनको वो काम करने ही करने होते हैं, ठीक है। तीसरा न्याय शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निदेशक तत्व कि समान नागरिक संहिता की जो प्राप्त करने का प्रयास करेगा, भारत में सुगम और सुलभ न्याय व्यवस्था प्रोवाइड कराएगा स्टेट, ठीक है। इसके बाद ये प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निदेशक तत्व, राज्य का ये भी कर्तव्य होता है कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उन उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराए, उनकी सिक्योरिटी रखे, ताकि अपना एक जो वर्चस्व है ना, जो अपना कल्चर है वो बना रहे। इसके बाद बात करते हैं हम राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट की शक्ति और कार्यों के बारे में कि भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक प्रधान होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। संघ के समस्त कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 यानी कि आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग संघ की समस्त कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो ये सारे फीचर्स हम प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में जो पावर्स होती है वो तो पीएम के हाथों में होती है। लेकिन हाँ चलो, प्रेसिडेंट का ही चैप्टर है तो आपस में जो मेन इंपॉर्टेंट होती है वो उसकी शक्तियाँ होती है, उसके फंक्शंस होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब शक्तियों में आर्टिकल 53 उसके पावर एंड फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। जैसे उसको दो टाइप की, जैसे जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको दो तरीके की शक्तियाँ प्रोवाइड कराई जाती है। एक है साधारण परिस्थितियों में कुछ शांतिकालीन शक्तियाँ, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में कुछ ऐसी पावर्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं। दूसरा होता है इमरजेंसी पावर्स जो होती है, ठीक है, 52, 56, 60 वाली होती है एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कि कार्यपालिका शक्तियाँ, ठीक है। दूसरा होता है विधायी शक्तियाँ यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। तीसरी होती है फाइनेंशियल पावर यानी कि वित्तीय शक्तियाँ। चौथी होती है न्यायिक शक्तियाँ यानी कि जुडिशरी पावर। सैनिक शक्तियाँ यानी कि भाई तीनों सेनाओं का सेनापति होने की वजह से उसको कुछ सैनिक शक्तियाँ भी यानी कि कुछ डिफेंस की पावर्स भी उनको दी गई है। कूटनीति व राजनयिक शक्तियाँ, कुछ पॉलिटिकल पावर्स भी हैं। राज्यों के संबंध में भी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं। अब प्रेसिडेंट की अगर हम भाई यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमको लग रहा है कि प्रेसिडेंट के पास वाकई में बहुत सारी पावर है, बट भाई एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। एक्चुअल में जो पावर तो वास्तविक कार्यपालिका जो प्रधान होता है, वास्तविक एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पीएम होते हैं, सब कुछ वही करते हैं, ठीक है। तो विधायी शक्ति में भी कि भाई जो भी संसद के दोनों सदनों से जब कोई भी रूल्स पास होकर के निकलते हैं ना, फाइनली वो प्रेसिडेंट के पास आता है, तो कानून बनाने में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वित्तीय शक्तियाँ यानी कि फाइनली भाई कोई भी बजट है, विधेयक है, तो भी उनके परमिशन के बिना वो पास नहीं होता। न्यायिक शक्तियाँ हैं, किसी को क्षमादान देना है तो भी राष्ट्रपति देता है, ठीक है। सैनिक शक्तियाँ वो हमने बता दिया भाई, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, तो उस लेवल से उनको भी ये सारी चीज़ें, ये सारे फंक्शंस हैं जो पावर्स इनको दी गई है। इसके बाद बात करें असाधारण परिस्थितियों में कुछ आपातकालीन शक्तियाँ प्रेसिडेंट को दी जाती हैं, यानी कि इमरजेंसी अगर हो जाए तो 352 यानी कि अगर युद्ध है, बाहर से अटैक हो जाता है तो 352 के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविज़न उनको दिए जाते हैं कि कैसे कैसे उनको, मतलब पूरे कंट्री को कैसे मैनेज करना है, कैसे व्यवस्था इस्टेब्लिश करनी है। और दूसरा है कि अगर राज्यों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है अगर वो ही मतलब अनसक्सेसफुल हो, यानी कि विफल हो जाए, अबॉलिश हो जाए, तो 356 वहाँ पर लगता है। आर्टिकल 356 इमरजेंसी का है जो राष्ट्रपति शासन होता है जिसको, ठीक है, राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। इसके बाद तीसरा वित्तीय संकट यानी कि अगर भाई यह आर्टिकल 360 यानी कि अगर भारत में भाई अगर देश में भारत में पैसा खत्म हो जाए और फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो तीन तरीके की ये कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस है जो राष्ट्रपति को दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बाद। तो संविधान द्वारा भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को स्टैब्लिश किया गया, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोसेस को स्टैब्लिश किया गया था। तो भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है
वो भारत के राष्ट्रपति में निहित की गई है, किंतु राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं वो औपचारिक है, यानी कि जस्ट फॉर्मल है। और व्यवहार में, यानी कि प्रैक्टिकली में, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही आपको बताते आ रहे हैं कि प्रैक्टिकली जो एक्चुअल में पावर है वो प्रधानमंत्री ही उनको यूटिलाइज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी फंक्शंस, उनके पावर देख लेते हैं कि वो किस तरीके से मतलब किन किन के साथ मिलकर के जो पीएम होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनकी क्या भूमिका है। जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर के काम करते हैं, अपने कैबिनेट को, जब वो इलेक्शन में भाई जीतते हैं वहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं, तो प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट क्रिएट करता है, उनमें अपने अकॉर्डिंग वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर्स उनको अपॉइंट करता है, ताकि वो डिपार्टमेंट 50 से 60 टाइप के डिपार्टमेंट है इंडिया में, तो उनको वो हेल्प के लिए रखता है। ठीक है, पूरी मंत्रिमंडल के साथ मिलकर के काम करता है। प्रधानमंत्री और संसद दोनों का बहुत गहरा संबंध है। बिना संसद के प्रधानमंत्री, अब संसद का एक सदन होता है लोकसभा, जिसका नेता होता है प्रधानमंत्री, तो इनसे भी अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो संसद के साथ मिलकर के ही कंप्लीट की जाती हैं, और एक्चुअल में तो वहीं से सारी पॉलिसीज क्रिएट होती हैं। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का गहरा संबंध है कि भाई भारतीय संविधान की जो कार्य प्रणाली है उसमें निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र के होते हैं, औपचारिक होते हैं, बट एक्चुअल में सारी पावर जितनी भी हम बात कर रहे हैं ना राष्ट्रपति की पावर्स की भी, एक्चुअल में तो प्रधानमंत्री उनको यूटिलाइज करते हैं। प्रधानमंत्री और दल, यानी कि प्रधानमंत्री उनकी पार्टी की भी बात करें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कोई निर्दलीय नहीं होता, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से बिलोंग जरूर करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री और नीति निर्माण, अब प्रधानमंत्री पॉलिसी क्रिएशन में अपनी भूमिका निभाता है, जो भी पॉलिसी वगैरह बनानी होती है उन्हीं के नाम से बनती है। प्रधानमंत्री आपातकाल, अब इमरजेंसी के लिए हम प्रोविजंस तो राष्ट्रपति के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में आपातकाल की स्थिति आने पर प्रधानमंत्री का बहुत बड़ी भूमिका रहती है, उन्हीं का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। प्रधानमंत्री राज्य की बात करें तो भाई पीएम है तो वो स्टेट से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो भारत में संविधान के द्वारा अमेरिका की ही तरह संघात्मक शासन की व्यवस्था की स्थापना की गई है, यानी कि फेडरल सिस्टम, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम को ही क्रिएट किया गया। तो प्रधानमंत्री का जो पद है राज्यों की राजनीति का भी चालक बन गया है, यानी कि अब मतलब स्टेट से उसको बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री की कुछ अनुग्रह शक्तियां हैं, जैसे कि भारत के जितने भी उच्च अधिकारी होते हैं उनको अपॉइंट प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। और उच्च अधिकारी में जैसे आईएएस हो गई, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, तो संविधान के द्वारा विशिष्ट जो स्पेशल एरिया होते हैं उनमें राष्ट्रीय सेवा के उपलक्ष्य में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आदि जितने भी सम्मानजनक उपाधियां हैं उनकी वितरण की व्यवस्था की गई है। और प्रैक्टिकली ये सारी उपाधियां प्रधानमंत्री द्वारा ही स्वीकृति इनको दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की, यानी कि जो संसद के दो सदन हैं और राष्ट्रपति के साथ मिलकर के पूरा पिलर तैयार होता है। सो लोकसभा और राज्यसभा में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है वो है संसद के कार्य संबंधी शक्तियां। अब लोकसभा राज्यसभा को इंडिविजुअली आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए स्टडी कर सकते हो, बट जो भी क्वेश्चन बनता है वो बनता है भारत संसद के कार्य में शक्ति, जो कि हम पहले से आपको बता रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी हमने बताया। ठीक है, इस जैसे व्यवस्थापन संबंधी, यानी कि लेजिस्लेटिव से रिलेटेड पावर्स होती है भाई भारतीय संसद के पास। एक्चुअल में जो भी कानून बनते हैं ना पूरे देश में वो भारतीय संसद में ही बनाए जाते हैं। तो व्यवस्थापन का मतलब होता है लेजिस्लेटिव, यानी कि लॉ क्रिएट करना। दूसरा है वित्तीय शक्ति, यानी कि फाइनेंशियल पावर। अब वित्तीय शक्ति का मतलब होता है कि संसद के पास ही पावर है कि जितना भी भाई, चाहे अनुदान की बात करें, बजट को पेश करने की बात करें, वित्तीय अनुदान की बात करें, जो पैसे भाई किसी भी स्टेट के पास अगर एक्स्ट्रा में किसी को पैसे चाहिए, भाई डिजास्टर मतलब नेचुरल डिजास्टर आ गया, भूकंप है, बाढ़ है, ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो वो संसद से ही वहां पर परमिशन ली जाती है, वहीं से वो चीजें रखी जाती हैं, तो ही जाकर के उस स्टेट को पैसा एक्स्ट्रा में दिया जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल पावर भी संसद के पास है। तीसरा है कार्यपालिका शक्ति, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब एग्जीक्यूटिव तो भारत में जो फेडरल सिस्टम है वो स्थिति अपनाई गई है, जिस आधार पर जो संसद होता है उसके प्रति वो मंत्रिमंडल संसद के प्रति पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो जो मंत्रिमंडल है केवल उसी समय तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, लेकिन जो संसद होती है वो ऑल टाइम बनी हुई है। ठीक है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इसके बाद राज्यों से संबंधित शक्तियां भी संसद के द्वारा ही वहां पर रखी जाती है, कि संविधान में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राज्यों की इच्छा के बिना भी वह उनकी सीमाओं को घटा बढ़ा सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नाम में चेंज कर सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास ये पावर है। संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियां भी संसद के पास है, कि कोई भी संविधान के किसी भी आर्टिकल में किसी भी ऐसी मतलब पॉइंट पर प्रोविजन करना है, कोई ऐसा नया प्रावधान अमेंडमेंट करना, तो भी संसद के बिना वो कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी कार्य, तो संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग संसद को कुछ इलेक्टोरल से रिलेटेड पावर्स
प्रोवाइड की गई है। संसद के दोनों सदनों के जो भी निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रपति के निर्वाचन में के लिए गठित निर्वाचक मंडल के ही अंश होते हैं। सो बेसिकली आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका महाभियोग का अधिकार। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, या कोई भी उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उन पर महाभियोग का जो प्रोसेस होता है वो संसद में ही रखा जाता है, वहीं पर प्रेजेंट किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, हम अब मान सकते हैं कि भारतीय संसद में एक्चुअल में एज टू कंपेयर बाकी सबके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और तो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए आप अलग अलग राज्यसभा को स्टडी कर लो या लोकसभा को स्टडी कर लो, बट क्वेश्चन आता है आपका भारतीय संसद से। ठीक है, अब इस भारतीय संसद में दोनों ही चीज़ें इंक्लूड होगी भाई। लोकसभा राज्यसभा के बिना पूरी संसद कंप्लीट नहीं होती है। तो इंडिविजुअल जो पावर है वो दोनों ही सदन मिलकर के संसद की पावर बनाते हैं, संसद की पावर बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सीधे हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा की जब बात करते हैं, पूरे संसद की भी अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पावरफुल जो पोजीशन में उस समय पे होता है जब सेशन चलते हैं वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अब अध्यक्ष का जो पद होता है वो संसदीय शासन प्रणाली में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। विश्व में जहां भी संसदीय पद्धति की सरकार है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां संसद के जो निम्न सदन है ना, उनके स्पीकर को बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशलाइजेशन जो प्रोविज़न है वो उनको प्रोवाइड कराया जाता है। सो अध्यक्ष का कार्यकाल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अध्यक्ष निर्वाचन के समय से लेकर के उस लोकसभा के विघटन यानी कि उस लोकसभा के खत्म होने के बाद तक अगली लोकसभा की पहली बैठक से फौरन पहले तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, मतलब जब से वो सरकार बनेगी, लोकसभा की जो मेजोरिटी है वो जब से वो सरकार बनी है तब से लेकर के जब तक वो रहेगी तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। वह दोबारा चुना जा सकता है। अध्यक्ष यदि लोकसभा सदस्य ना रहे तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, और बाकी इसको उसके पद से भी हटाया जाना कि अगर बात करें भाई अध्यक्ष का हटाया जाना, तो अध्यक्ष को लोकसभा में उसके उस समय के सदस्यों के बहुमत से संकल्प पास करके उनके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि अगर स्पीकर को जो लोकसभा स्पीकर उनको हटाना है तो एक संकल्प पास करना पड़ेगा, जो कि कम से कम 14 दिन की सूचना पहले उनको देनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद अध्यक्ष द्वारा शपथ ग्रहण। तो अध्यक्ष को अपना पद संभालने पर शपथ नहीं लेनी पड़ती और नहीं प्रतिज्ञा ही करनी पड़ती है, वह लोकसभा के सदस्य के नाते ही शपथ ग्रहण करता है। तो वो लोकसभा का सदस्य होना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो लोकसभा का सदस्य की शपथ ले लिया बस वही एक शपथ होती है, इसके अलावा स्पीकर को लेकर के उसकी कोई ओथ ऐसी होती नहीं है। फिर अध्यक्ष की शक्ति और कर्तव्यों की बात करें तो जहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के संबंधों का प्रश्न है, तो उन मामलों में जो संविधान ने अध्यक्ष की बहुत मतलब उसको स्पेशलाइजेशन दी हुई है। यह निर्णय अध्यक्ष ही करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो जितनी भी वहाँ पर बिल प्रेजेंट किए जाते हैं वो सबसे पहले स्पीकर से डिस्कस किए जाते हैं, उनसे परमिशन ली जाती है। अगर वहाँ किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करना है तो सबसे पहले हॉनरेबल स्पीकर है लोकसभा स्पीकर से परमिशन ली जाती है। अपने मर्जी से खड़े होकर के ऐसे ही नहीं डिस्कस चलता है, वहाँ सबसे पहले उनके पास वो सारे लेटर्स, उनके साथ वो सारे डिस्कशन के पॉइंट उनके पास भेजे जाते हैं। तो उस समय तो ना जब सेशन चल रहा होता है उस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? स्पीकर होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं राज्यपाल का पद और स्थिति यानी कि ऑफिसेस ऑफ गवर्नर एंड पोजीशन। तो राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर बना रहता है। और राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाएगी, लेकिन वो अपने उत्तराधिकारी के पद के ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा। अब राज्यपाल राष्ट्रपति की ब्रांच की तरह काम करता है, क्योंकि देखो राष्ट्रपति तो एक ही है ना, तो वो हर राज्य में तो नहीं जा सकता, तो वो काम को करने के लिए अपनी ब्रांच की तरह राज्यपाल को अपॉइंट करता है। ठीक है, अब राज्यपाल का यहाँ पे काम क्या होता है कि जो सीएम होता है उनको उनकी भाई पूरी सिस्टम को देख रेख के लिए वहाँ पे रखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सब कुछ अपना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे उसको लगता है कि जो सीएम है उसके पास मेजोरिटी में जो वोटिंग का जो बैंक है वो नहीं है और सरकार गिर सकती है, तो तुरंत से वो लेटर राष्ट्रपति के पास भेज देता है कि ये यहाँ से स्टेट का जो सीएम है ये असंवैधानिक स्थिति में है, यानी कि ये संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, या फिर ये इसके पास पूरी जो एमएलए होते हैं उनका कोई भी कोटा उसके पास नहीं है। तो वहाँ पर वो तुरंत से रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजता है, राष्ट्रपति उसको फिर राष्ट्रपति जो शासन है वो वहाँ पर अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से राज्यपाल देखरेख का काम करता है।
अब राज्यपाल की नियुक्ति होने की कुछ योग्यताएं हैं, जैसे कि 157 के आर्टिकल जब आप पढ़ोगे, आर्टिकल 157 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और 35 वर्ष की आयु वो पूरी न कर चुका हो। ठीक है, और इसके अलावा राज्यपाल कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, ये कुछ मेन से उसकी कुछ ऐसी एलिजिबिलिटी होती हैं। इसके बाद देखिए इनकी शक्तियों की बात करें तो कार्यपालिका शक्तियां इनके पास होती हैं, विधायी शक्ति होती है यानी कि लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर यानी कि वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्ति यानी कि जुडिशरी पावर, और कुछ एक्स्ट्रा में उनको पावर दी जाती है। अब जिस तरीके से लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति होते हैं ना, उसी तरीके से स्टेट में भी जो विधानमंडल होता है, विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल, तो स्टेट में भी जब भी कोई कानून वगैरह बनाया जाता है स्टेट लेवल पर, तो बिना राज्यपाल की परमिशन के वो मतलब कंप्लीट नहीं माना जाता, तो उसकी अपनी एक अलग भूमिका होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे विधानसभा और विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। संविधान के आर्टिकल 168 में ये कहा गया है कि प्रत्येक स्टेट में यानी कि प्रत्येक राज्य में या राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल या कुछ राज्यों में जो 2 सदन है या कुछ एक सदन से मिलकर के बनेगा, यानी कि वहां पर एक विधानसभा होगी, एक विधान परिषद होगी और एक राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल तो एग्जिस्ट करता है, विधानसभा भी एग्जिस्ट करेगी, बट विधान परिषद है या नहीं इज नॉट इम्पोर्टेंट, होगी तब भी ज्यादा उसकी कोई महत्व नहीं है और ना होने पर भी उससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। अभी फिलहाल भारतीय संघ में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों के दोनों ही सदन देखने को मिलते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तेलंगाना। ठीक है, ये ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदन आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका आपको वहां पर मिलेगी। अब सीधे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो विधानसभा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। विधानसभा की रचना संगठन, अगर सदस्य संख्या की बात करें तो संविधान में राज्य की जो लेजिस्लेटिव है उनकी जो मेंबर्स है वो केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है कि भाई न्यूनतम कितनी और अधिकतम क्या। अनुच्छेद संविधान के आर्टिकल 170 यानी 170 के अकॉर्डिंग राज्य की जो विधानसभा है उसके सदस्यों की संख्या अधिकतम तो होनी चाहिए 500 यानी कि 500 और न्यूनतम होनी चाहिए 60। ठीक है, भाई न्यूनतम तो उसकी 60 और अधिकतम वहां पे 500 होती है। ओके, यहाँ पर फिर दूसरा आता है स्थान आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। अब राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां या जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा निर्वाचन पद्धति की बात करें तो मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसमें चुनाव होता है और चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार यानी कि जो 18+ जो सिटीजन होते हैं वो उनमें अपना वोट देते हैं और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली या साधारण बहुमत की पद्धति इसमें अपनाई जाती है। सो बेसिकली जो विधानसभा चुनाव होते हैं ना वो होते हैं मुख्यमंत्री के चुनाव, जिनको हम बोलते हैं कि भाई मुख्यमंत्री के चुनाव हो रहे हैं। सो बेसिकली वो तो एक नॉन जेन्युइन लैंग्वेज में बोल देते हैं, बट वो विधानसभा चुनाव होते हैं जो स्टेट के लिए मुख्यमंत्री को वहां पर उनका निर्वाचन होता है। ठीक है, निर्वाचन पद्धति हमने बता दी प्रत्यक्ष रूप से होती है। ठीक है, इस बार अगर मतदाताओं की योग्यताओं की बात करें तो वो ये 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने वाले हर एक नागरिक को वोट देने का इसमें अधिकार होता है। और सदस्यों की योग्यता की बात करें तो भाई जो उसके मेंबर्स होते हैं विधानसभा के वो भारत के नागरिक हों या 25 वर्ष से आयु उनकी कम ना हो, भारत सरकार, राज्य सरकार के दिन कोई लाभ का पद ना हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वो ना हो, और हाँ इसके साथ साथ वो पागल या दिवालिया घोषित ना किया जा चुका हो, संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। सो बेसिकली ये सारी जो क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है लेजिस्लेटिव मेंबर्स की। ठीक है, और कार्यकाल की बात करें तो 5 साल का होता है, क्योंकि देखो कोई भी गवर्नमेंट होती है भारत में वो 5 साल के लिए स्टैब्लिश की जाती है, 5 साल के लिए ही आती है। तो विधानसभा जैसे कि वो राज्यों की सरकारों को बनाती है, राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर वो 5 साल के लिए होते हैं, तो विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल के लिए ही होता है। ठीक है, पदाधिकारी की बात करें यानी कि इसके ऊपर जो अधिकारी जो वहाँ पर काम करते हैं वो जो विधानसभा में 2 मुख्य अधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष जिसको स्पीकर बोला जाता है एंड दूसरा होता है उपाध्यक्ष यानी कि डेप्यूटी स्पीकर जो वहाँ के सेशन को कवर करते हैं। उसी तरीके से अगर आप विधान परिषद की बात करते हैं तो विधान परिषद जो होता है वो एक स्थायी सदन होता है, यानी कि ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसकी सिचुएशन ठीक ऐसी होती है जैसे कि सेंटर में राज्यसभा की। ठीक है, एज इट इज होती है। आपने राज्यसभा पढ़ी ना तो आपको विधान परिषद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्टेट में राज्य जो विधान परिषद होती है वो सेंटर में राज्यसभा की बिल्कुल सिमिलर होती है। तो विधानसभा की जो विधान परिषद है उसकी दृष्टि से स्थायी होती है। पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती और राज्यपाल द्वारा भी इसको भंग नहीं किया जा सकता। और विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वैसे वो 6 साल का होता है, लेकिन प्रति 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य बाहर आते हैं और
फिर उसकी उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट में नए सदस्य आते हैं। ठीक है, जैसे राज्यसभा में होता है। आपने राज्यसभा वाला मेरा अगर लेक्चर अटेंड किया तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कंफ्यूज आप नहीं होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जिसमें संरचना, शक्ति और क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। तो स्वतंत्र और सभ्य राज्य यानी कि जो एजुकेटेड स्टेट होते हैं उसमें प्रथम पहचान उसकी होती है कि वहाँ की जो जुडिशरी सिस्टम होती है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी भी गवर्नमेंट के कवर में नहीं आती, इसको कंट्रोल नहीं रखा जाता है। बिना न्यायपालिका की व्यवस्था के एक सभ्य समाज, एक सिविलाइज्ड जो सोसाइटी होती है उसको हम मतलब ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो जुडिशरी का होना इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और संसद के द्वारा समय समय पर इनके कानूनों में संशोधन किया जाता है। समय समय पर काम जो जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो भी इसमें भी वृद्धि कर दी जाती है। तो ये संसद में इसको अधिकार प्राप्त है। बाकी इसकी नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 124 में जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के अलावा इस न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से लेकर के करता है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश तो राष्ट्रपति नियुक्त कर ही देता है प्रधानमंत्री की सलाह से, बट फिर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति वो फिर चीफ जो जस्टिस होते हैं, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श से करता है। ठीक है, इसके बाद अगर योग्यताओं की बात करें तो सर जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। पहला तो है कि वो भारत के नागरिक हों, दूसरा वो किसी भी हाई कोर्ट या ऐसे 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में लगातार कम से कम 5 साल तक वो जज के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर वो किसी हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में लगातार 10 साल तक एक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, या फिर राष्ट्रपति के विचार में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। यानी कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भाई इसको कानून का बहुत ही ज़्यादा बहुत गहराई उसको ज्ञान है तो उसको वो न्यायाधीश के लिए अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, बाकी अगर इसके कार्यकाल या महाभियोग की बात करें, टर्म्स एंड इंडिपेंडेंट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं वो 65 साल तक अपनी सेवा पे बने रहते हैं। और अगर महाभियोग की बात करें तो महाभियोग भी भाई महाभियोग के आधार पर इनको हटाया जाता है। और इसमें भी 2 कंडीशन होती है कि अगर वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं या सिद्ध कदाचार यानी कि मिसबिहेव कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, जो कि संसद में लगाया जाता है। ठीक है, संसद में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर इसके वेतन भत्ते सेवा शर्तों की बात करें, सैलरी अलाउंसेस और सर्विस कंडीशन की बात करें, तो 2016 के आधार पर मतलब अभी 2016 इसमें बुक्स में 2016 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि लगभग सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी जो सैलरी होती है 2,80,000 पर मंथ होती है और अन्य न्यायाधीशों की 2,50,000। हालांकि हो सकता है भाई इससे ज़्यादा बढ़ चुकी हो। करंट का तो मेरे को ज़्यादा मतलब अभी करंट का तो नहीं पता है, बट आप गूगल करके अपना देख लेना। ठीक है, ये 2016 के संशोधन विधेयक था उसके आधार पर थी। इसके अलावा बाकी जो अलाउंसेज हैं, जो सर्विसेज हैं, जो एक्स्ट्रा भाई यात्रा भत्ता जो रहते हैं वहाँ पे उसकी सुविधा, स्टाफ की सिक्योरिटी, वो तो खैर अलग उनको साथ में मिलती ही है। अब अगर बात कर लेते हैं इनकी ज्यूरिडिक्शन के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन कैसा होता है भाई, ये मतलब किस किस इनकी फंक्शनिंग की किस तरीके से होती है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि आप स्टार्टिंग में मतलब कोई भी केस होता है तो वो भारत में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ा जा सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि भारत सरकार है एक से अधिक राज्यों के अगर बीच विवाद हो, यानी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट और किसी स्टेट के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में सीधे केस किया जा सकता है। या फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ कोई केस है वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है। प्रारंभिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब होता है वो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका डाल रहे हो। तो भारत सरकार या राज्य कई राज्यों के बीच में या बहुत सारे राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर सुना जा सकता है। बाकी वही प्रोसेस है कि भाई भाई पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर आप जो सेशन कोर्ट होते हैं उनमें, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से। तो इसी तरीके से दूसरा है अपीले क्षेत्राधिकार की अपील जुरिडिक्शन। अब इसमें क्या होता है कि भाई चीज़ें हाई कोर्ट में ठीक है नहीं क्लियर आउट हुआ तो वो अपील सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। मतलब वो अपील सुनेगा, वो मना नहीं करेगा। चाहे मामला कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, वो तीनों के तीनों ही कॉन्सेप्ट में चीज़ें सुनता है। ठीक है, अपील मतलब उसकर अपील करने का अधिकार उनको दिया हुआ है। इसके बाद तीसरा है परामर्शीय क्षेत्र एडवाइजरी जुरिडिक्शन। अब संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को परामर्श संबंधी कुछ ऐसी जुरिडिक्शन भी प्रोवाइड किया है। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग यदि कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि भाई लॉ से जुड़ा हुआ है कोई भी ऐसे फैक्ट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन, मतलब वहाँ पर उसको लगा है ऐसा क्वेश्चन है, तो वो सार्वजनिक महत्व का है यानी कि वो पब्लिक सिक्योरिटी है, पब्लिक से रिलेट करता है,
पब्लिकली मतलब पब्लिक के लिए है, तो वो उस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। हालांकि इस लेवल पर सुप्रीम कोर्ट को वो बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है, परामर्श की उसको परामर्श देना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। इसके बाद अगर अभिलेख न्यायालय की बात करें, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें, तो 129 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस वहाँ पर चल रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, उनका एक रिकॉर्ड वहाँ पर मेंटेन किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि कभी ऐसा होता है कि किसी कोई सेम केस आता है, तो वहाँ पर वो जो कोर्ट जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं उनको वो फिर स्टडी के लिए रख लेते हैं, ठीक है, वो काम में आते हैं इन फ्यूचर कभी भी। इसके बाद मौलिक अधिकारों के अभिरक्षक यानी कि गार्जियंस ऑफ फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल 32 की एक्सप्लेन करता है कि हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट देता है। आर्टिकल 32 के भाग 1 में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से रिस्पॉन्सिबल ठहराता है कि अगर वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कार्यवाही करें, तो उसमें वो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छाव, प्रेषण, इस तरह की रिट जारी कर सकता है। इसके बाद आप अगर हाई कोर्ट की बात करें, तो हाई कोर्ट भी एज इट इज ही काम करता है, बस वो स्टेट लेवल पर काम करता है, तो ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आपने, मैं हमेशा से अपनी क्लास में देखूँ, जब मैंने स्टार्ट की थी क्लासेस मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैंने आपको बताया था इसमें से कोई सा भी एक आप स्ट्रॉन्गेस्ट स्टडी कर लो, यानी कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टडी कर लिया, तो बेसिकली जो हाई कोर्ट होता है उसमें सिमिलर अथॉरिटी होती है, उसके सिमिलर जुरिडिक्शन होता है, बस आपको इतना समझना है कि वो स्टेट लेवल पर काम करता है, ठीक है। आर्टिकल थोड़े चेंज है उसके, और बाकी जो पावर्स होती है वो भी सेम है, जुरिडिक्शन भी सेम ही होता है उसका। बस जो हाई कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करता है, इनकी ब्रांच की तरह होता है, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, अगर वो छोटा स्टेट है तो 2-3 स्टेट का मिलकर के एक हाई कोर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर वो छोटे छोटे जैसे दादर नगर हवेली का एक ही हाई कोर्ट है, तो इस तरीके से, ठीक। इसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, तो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी भारत में जिला स्तर पर न्याय देने के लिए एक कोर्ट बनाया जाता है, जिसको जिला न्यायालय कहते हैं, यानी कि जिले में जो भी, चाहे वो दीवानी, इसमें भी 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके भी जुडिशरी के भी, दीवानी है, सिविल है, फौजदारी यानी कि क्रिमिनल है, और राजस्व यानी कि माल न्यायालय, यानी कि राजस्व से जुड़े हुए कोई भी ऐसा, जैसे रेवेन्यू बोर्ड हो गया, कोई मतलब फ्रॉड से जुड़ा हुआ कोई केस हो गया, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होते। तो यहाँ पर अगर हम कोर्ट के प्रोसेस की बात करते हैं, सो बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसमें भी अलग अलग तरीके की कोर्ट होते हैं, दीवानी का अलग होता है, सिविल का अलग है, भाई क्रिमिनल का अलग है, और एक्स्ट्रा में वो अलग अलग होती है अगर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हाई कोर्ट, ठीक, फिर उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अधीनस्थ काम करता है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ज़्यादा भी शायद इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं, अभी तक क्लियर आउट है तो ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक है तो नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन। अब केंद्र राज्य के यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में 3 तरीके से रिलेशन क्रिएट किया जाता है। पहला है विधायी संबंध, यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशन, जिसमें, हाँ, तो लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून बनाने से रिलेटेड जो प्रोविजन होते हैं, तो केंद्र और राज्य संबंध। अब कोई ऐसा कानून है जो केंद्र ने क्रिएट किया, बट वो हर एक स्टेट पर अप्लाई होगा, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करते हैं, तो वो पूरे कंट्री पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो विधायी रूप से भी जुड़े हुए हैं। दूसरा यहाँ पे प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भी क्रिएट होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि भाई किस तरीके से व्यवस्था स्थापित करनी है, ठीक है। तो वो सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल के साथ भी मिलकर के काम करती हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। अब फाइनेंशियल रिलेशन भी क्रिएट होते हैं। अब सेंटर गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट के लिए भाई अनुदान या मतलब जो पैसे होते हैं ना, कि यहाँ इस स्टेट को इतना देना, इस स्टेट को इतना देना, बजट में जो भी डिस्कशन होता है, जो भी डिसाइड होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि स्टेट की कंडीशन के आधार पर चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल जो रिलेशन है ना, वो भी इससे रिलेट होते हैं। एंड इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है निर्वाचन आयोग की शक्तियां या निर्वाचन आयोग की संरचना। जो इलेक्शन कमीशन है बेसिकली वो इंडिया में किस तरीके का काम करता है, जो इलेक्शन कमीशन है उसका एक्चुअल में क्या फंक्शंस हैं, जैसे चुनाव तिथि का निर्धारण करना। अब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन का पूरा प्रोसेस कहाँ से कौन कराता है, भाई इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। तो चुनाव तिथियों का निर्माण करना, कब कब इलेक्शन होने हैं उनकी डेट डिसाइड करना। इसके साथ ही जहाँ पर इलेक्शन होने हैं उनका पूरा कोइंसिडेंसेस क्रिएट करना, कि भाई सीमांकन, एक सीमा
लिमिटेशन तैयार करना, साथ में मतदाता जो वोटिंग लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट होती है, उसको रेडी करवाना, और पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, ये भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। साथ में अर्धन्यायिक कार्य भी कुछ इलेक्शन कमीशन करता है। अन्य कार्य और वो बहुत सारे ऐसे, जैसे उम्मीदवारों के द्वारा किए गए कुछ भी व्यय की राशि निश्चित करना कि भाई जो भी कैंडिडेट है वो इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतना खर्चा कर सकते हैं इलेक्शन में। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको सिंबल प्रोवाइड कराना, ठीक है। और प्रचार का रिस्ट्रिक्शंस रेडी करना कि अगर आपको चुनाव प्रचार करना है तो इस टाइम से इस टाइम तक आप कर सकते हो, और इतना इस लेवल पर आप करोगे, उस लेवल पर आप करोगे। तो पूरा का पूरा जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो इंडियन इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कराया जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर आउट हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी कोई भी ऐसा डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप पूछना चाहते हो नीचे कमेंट करके आप पूछ लेना। इसके बाद हाँ, एक और टॉपिक आपका बचता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्राइबल एरियाज एंड नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जनजातीय क्षेत्र पूर्वोत्तर के लिए विशेष प्रावधान। हालांकि इससे बहुत कम क्वेश्चन बनता है, रेयर ही कभी आ जाए। वैसे भी ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसको करने से थोड़ा झिझकते हैं या पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो कर लेते हैं, बात अलग है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। देखिए, जनजाति मानव का एक ऐसा समुदाय है जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करता है, ठीक है, जिनकी अपनी एक अलग कल्चर होता है, अपना अलग एक रिचुअल्स रीति रिवाज होते हैं, अलग अपनी लैंग्वेज होती है। और ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करते हैं, यानी कि इनकी जो मैरिज प्रोग्रामिंग है वो भी अपने ही समुदाय में होती है। सरल अर्थों में कहे तो जनजातियों की अपने एक वंशज पूर्वज सामान्य से देवी देवताएं होती है, जो देवी देवता जिनको वो पूजते हैं, और वे सामान्य प्रकृति पूजक होते हैं। प्राकृतिक पूजन यानी कि ये नेचर की पूजा करते हैं। सो बेसिकली इनको क्या बोला जाता है, ट्राइब्स बोला जाता है। आई होप ये मैराथन क्लास आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम के लिए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर नहीं की तो शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं की तो भाई सब्सक्राइब बटन दबा देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट सेमेस्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।